हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे मेडिसिन फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं डेरी फाइलिन ड्रग के बारे में। ये डेरी फाइलिन ड्रग है क्या, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये काम कैसे करता है, आज की वीडियो में आपको सिंपल तरीके से जानकारी मिल जाएगी। साथ में मैं आपको एक पीडीएफ की सहायता से भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसे आप आराम से हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डेरी फाइलिन एक ब्रांड नेम है जिसके अंदर दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उनको यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली देख लीजिए। ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन, मतलब ये तो साफ हो गया कि ये जो टैबलेट है वो अनकोटेड टैबलेट है। कोटेड अनकोटेड कौन सा कोटिंग है ये भी हमने पहले बात किया हुआ था। इसमें इटियोफाइलिन 77 mg कंटेन करता है। थियोफाइलिन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली एनहाइड्रस फॉर्म में विच इज इक्विवेलेंट टू थियोफाइलिन इंडियन फार्माकोपिया हाइड्रेट फॉर्म विच इज 23 mg। तो 77 mg इटियोफाइलिन है और 23 mg आपका थियोफाइलिन है इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। बचा हुआ जो कंसंट्रेशन है वो बल को फिल करने के लिए क्वांटिटी सफिशिएंट के रूप में एक्जिपेंट को यूज किया गया है। और चूंकि ये शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है इसलिए आपको इसको खुद से नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर के फिजिशियन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली देना है। ये तो बात हो गई वो जानकारी जो कि आपको टेबलेट में मिल जाती है, सब इसको समझ सकते हैं। इसको बनाने वाली कंपनी है जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड। अब हम बात करते हैं कि इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो क्या है और किस लिए यूज होते हैं। डेरी फाइलिन एक ऐसा ड्रग है जो हमको अस्थमा के केस में राहत देता है। तो अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है अस्थमा, या तो फिर किसी को COPD है, तो उसको ये ठीक करने में मदद करता है, मैनेज करने में मदद करता है। COPD का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, और फिर कहीं कहीं डिजीज भी लिखा हुआ होता है। ये क्या है, अस्थमा क्या है? आप जब सांस ले रहे हैं तो आपकी सांस बहुत आसानी से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए आपके फाइनल पार्ट ऑफ द एल्वेलाई तक पहुंच रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को पार करते हुए। मेरे साथ भी यही हो रहा है। ऐसा कोई पेशेंट होगा जिसको अस्थमा है या जिसको COPD की है, तो उसको एयर के पैसेज में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे एयर के पाथवे हैं उनकी जो डायमीटर है वो छोटे होते जाते हैं, सकरे होते जाते हैं, जिससे उनको पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं मिलती कि वो मूव कर सकें। साथ में सेकेंड फेज में एक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है कि म्यूकस सेल का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। चलिए आज मैं आपको इन्हीं को डायग्राम के साथ साथ और एक PDF की सहायता से समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप ये देखो, ये डायग्राम आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये एक पाथवे है जिसका डायमीटर आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से डायमीटर लगा हुआ है यहाँ तक, तो कोई भी एजेंट यहाँ से पार करना चाहेगा तो बिना किसी दिक्कत की यहाँ से पार कर जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो रास्ता है वो आगे जाकर के कुछ इस तरीके से सकरा हो जाए, तो फिर इसको कुछ ना कुछ तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। और इस रास्ते में आगे जाकर के कुछ म्यूकस बन जाए, कुछ चिपचिपे पदार्थ जैसे यहाँ पे जम जाए, तो फिर इसको तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल यही होता है। हम नॉर्मल में ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का डायमीटर है, ब्रोंकियल डायमीटर है, वो सफिशिएंट सामान्य होता है, जबकि अस्थमा का ट्रिगर होने के बाद अस्थमेटिक पेशेंट का डायमीटर कम होने लगता है। तो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंको स्टैंड फॉर ब्रोंकिया और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है आपका सकरा हो जाना। तो यहाँ पे जब ब्रोंकिया सक्रिय हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो एयर के पासेज में आपको प्रॉब्लम जाएगी। यहाँ पे दो चीज़ें साथ में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पहली चीज़ ये हो रही है कि यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो इसको हम ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन शॉर्ट में लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि यहाँ पे जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो दोनों में आपके जो एयर के पैसेज है उसको दिक्कत होना पड़ रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलैक्स कर सकते हैं और जो म्यूकस का प्रोडक्शन है उसको सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब जब किसी व्यक्ति को अस्थमा का अटैक आएगा, अटैक आने के बाद उसको मेडिसिन दी जाएगी अलग अलग रूट से डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड सिवियरिटी, तो उसे हम रिकवर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप जो COPD देख रहे हैं वो जनरली बहुत मुश्किल से रिकवर होता है, कई बुक में इसको नॉन रिकवरेबल भी बोला गया है। इसमें जो पार्ट अफेक्ट होता है COPD में बेसिकली वो आपके एल्वेलाई होते हैं। तो आपके जो ब्रोंकिया है इसके फाइनल पार्ट कुछ इस तरीके से छोटे छोटे एयर सैक होते हैं जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं। ये एल्वेलाई डैमेज होने लगते हैं, कुछ इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ब्लड वेसल होते हैं प्योर और इम्प्योर ब्लड के लिए, ये रप्चर होने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं एम्फेसीमा की प्रॉब्लम, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। अब चूंकि ये अस्थमा की कैटेगरी का ड्रग है तो इसकी कुछ क्लासेस भी तो होंगी।
कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है हमारा इडियोफाइलिन और थियोफाइलिन? ये दोनों आपके ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी के एग्जांपल हैं। ब्रोंकोडायलेटर कहने का क्या मतलब है? जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब आपने समझा कि ब्रोंकिया का कॉन्स्ट्रिक्शन होना, सकरा होना, छोटा हो जाना उसका डायमीटर चौड़ाई, तो ब्रोंकोडायलेशन तो इसका उल्टा होगा। तो ब्रोंकोडायलेटर मतलब होगा कि इसका वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाना, वापस से रिलैक्स पोजीशन पे आ जाना, या उसको लाने वाले एजेंट को हम ब्रोंकोडायलेटर बोल सकते हैं। और इसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है? अस्थमा के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उसकी अलग अलग कैटेगरी है। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूं, जहां पे आप देख पाओगे कि स्पेसिफिक पॉइंट्स यहां पे काम करते हैं। पूरे अस्थमा के प्रिंसिपल को समझने के लिए ये डायग्राम आपकी काफी मदद करेगी। अप्रोचेस टू ट्रीट द अस्थमा, हमको कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए जिससे अस्थमा को हम ठीक कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। देखिए, पहला है डस्ट पार्टिकल और फिर सेंसरी स्टिमुलस। अस्थमा का ट्रिगर होता कैसे है? ट्रिगरिंग फैक्टर है ये। ट्रिगरिंग फैक्टर मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो स्टार्ट कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं। तो जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जिसको अस्थमा का अटैक आ सकता है या जिसको ससेप्टेबल है अस्थमा के लिए, उसको पता है कि उसको अस्थमेटिक अटैक आने के चांसेस हैं, वो व्यक्ति जाने अनजाने में डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, तो फिर ये डस्ट पार्टिकल्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मूव करते जाते हैं और फिर हमारे जो बॉडी में मास सेल प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मास सेल के अंदर हिस्टामिन पाए जाते हैं। ये हिस्टामिन इस तरीके से रिलीज होने लगते हैं और जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो फिर आपके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम होने लगेगी और म्यूकस का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगेगा। तो अल्टीमेटली इस पाथवे से जो कि आपके लेफ्ट साइड में है वहां पे आप देख सकते हो ये जो हिस्टामिन है वो रिलीज हो रहे हैं। ये हिस्टामिन रिलीज होकर के आपके उस पर्टिकुलर पार्ट में जाएंगे जहां पे आपके ये जो मास सेल एक्टिवेट हुआ है और यहां पे जाकर के देखिए ब्रोंकिया के साथ में क्या इफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अभी क्या होगा, स्टार्टिंग से पहले आपका जो ब्रोंकिया का डायमीटर है वो नॉर्मल होगा। डायमीटर मतलब यहां से देखिए इसकी चौड़ाई इस तरफ और इस तरफ इसकी चौड़ाई सफिशिएंट है जिससे ऑक्सीजन जो है बहुत आसानी से मूव कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे अस्थमा का अटैक आएगा आपका जो ब्रोंकिया है वो इन्फ्लामेशन की ओर बढ़ते जाएगा, इन्फ्लैम्ड होते जाएगा, स्वेलिंग इसमें आती जाएगी, सूजन आते जाएगा, तो ये फैलने लगेगा। तो अब इसका जो मूवमेंट है वो इस तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, जो डायमीटर आप देख रहे हैं बीच में खाली स्थान स्पेस दिख रहे हैं वो कम होता जाएगा क्योंकि ये जो मसल्स है वो फूलते जा रहे हैं, स्वेलिंग होती जा रही है। तो यहाँ पे गॉबलेट सेल एक और है जो एक्सेसिव मात्रा में म्यूकस का भी प्रोडक्शन करने लगेगा और फाइनली हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो भी रहा है। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, दूसरा से गॉबलेट सेल एक्सेस में म्यूकस का सिक्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो एयर के लिए पाथवे है, ऑक्सीजन के लिए जो पाथवे है, रिटर्न में जो CO2 के लिए पाथवे है वो बहुत दिक्कत में आ जाएगी। तो इससे हमारा जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉब्लम करेगा। चलिए इसको मैं और आगे ले चलता हूं तो हम देख लेते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या कहता है। अस्थमा को बेसिकली मैनेज करने के लिए जो क्लासिफिकेशन यूज किए गए हैं ड्रग के उसको हमने लिया हुआ है केदी त्रिपाठी के थ्रू 8th एडिशन को फॉलो करते हुए। एंटी अस्थमेटिक ड्रग के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, बहुत डिटेल पे तो नहीं जाएंगे, आज का जो ड्रग जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है उसके ऊपर जाएंगे। तो देखिए हमारा जो क्लास है वो है ब्रोंकोडायलेटर, उसके बाद हमारा जो एक और क्लास है वो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मोन्टेलुकास, जाफेलुकास इसके एग्जांपल हैं, मार्च सेल स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमोगाइलेट, केटोफेन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें जो यूज होते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, बेक्लोमेथासोन, ये सब हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के हैं। और एंटी IgE एंटीबॉडी ये यूज होते हैं। तो अगर आप ब्रोंकोडायलेटर का सब क्लास देखोगे तो और उसके बाइफर्गेशन है, जैसे बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक जो कि बीटा 2 पे सिंपैथोमाइमेटिक मिमिक करने का एक्टिविटी देंगे, मेथाइलजेंथिन और एंटीकोलिनर्जिक। तो हमारा जो थियोफाइलिन है, देखिए थियोफाइलिन की हमने बात किया था वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, वो आ रहा है सब क्लास ऑफ मेथाइलजेंथिन। मेथाइलजेंथिन किसके अंदर आ रहा है, आपका ब्रोंकोडायलेटर के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो एज अ ब्रोंकोडायलेटर काम करता है। अब इसको याद करने का जो तरीका है वो मेमोरीज के फॉर्म में हमने आपको बना के दिखाया था, अलग से वीडियो है उसको भी आप सर्च कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना प्रेजेंटेशन काफी है। वापस चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे, यहां पे देख लेते हैं। क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर हमने यूज किया थियोफाइलिन और इटियोफाइलिन, वो कैसे काम करेगा, हमारी जो ब्रोंकिया है उसकी कंडीशन को थोड़ा सा समझते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लें। ये देखिए अगर ये पूरा का पूरा जो डायमीटर है, मैं ये बोल के चलूं कि ये मेरा ब्रोंकिया का नॉर्मल डायमीटर है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन जब अभी उस पेशेंट को अस्थमा का अटैक नहीं आया है। अब ये लाइन तो सिंगल ही बना पाऊंगा मैं, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन 3D में पॉसिबल है नहीं। तो ये जो पूरी की पूरी आउटर सरफेस है ये मान के चलिए कि ये हमारा ल्यूमेन का डायमीटर है, ये हमारे ब्रोंकिया का डायमीटर है। अब किसी कारण से जब अस्थमेटिक अटैक आते जाएगा तो जो मैं कर्सर ड्रॉ करते जा रहा हूँ उसको समझते जाइएगा, वो इन्फ्लेम्ड होता जा रहा है और इन्फ्लेम्ड होता होता ये कैसा होता जा रहा है, ये
फूलते जा रहा है, स्वेलिंग होती जा रही है, और कोई भी चीज़ स्वेल होगी तो उसका डायमीटर कम होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कैसा था और अब जब ये मैं इन्फ्लेम करने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, तो अब ये कैसा होता जा रहा है। और फाइनली अब के स्टेज में देखिए आपका जो पूरा डायमीटर है वो केवल इतना सा बच के रखा, इतना इधर, आप इधर देखो तो इतना ही बचा हुआ है। तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, उसके पासेज के लिए आपको कम जगह मिल रही है। जो CO2 हम रिलीज करने वाले हैं उसके पासेज के लिए हमको कम जगह मिल रही है। तो इसमें उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत जाती है और उसका जो दम है वो घुटने लगता है और उसको एक विजलिंग की साउंड आने लगती है और एक प्रकार से अजीब सी साउंड आती है जिसको मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि साउंड को समझाना पॉसिबल नहीं, उसको हियर कराना पॉसिबल है। तो एक अलग सा साउंड उसमें आता है जिसे हम विजलिंग साउंड बोलते हैं। ये कुछ सीटी की तरह भी होती है और कुछ जो कबूतर गुटगुटाते हैं उसकी तरह भी साउंड हो सकती है। इसके पीछे के और कई कारण हैं, जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हो जिसको कोई स्पेसिफिक छींक की प्रॉब्लम है या जिसको कोई इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो भी वो आपको इरिटेट कर सकता है। मतलब सीधा सीधा कि कोई भी एलर्जन के कांटेक्ट में अगर आप आते हो जिससे आपको एलर्जी है तो अस्थमा का अटैक हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर भी हैं। एक्सेसिव कोल्ड, अगर आप बहुत ठंडे जगह में जाते हो तो आपको अस्थमा का अटैक हो सकता है। आप डस्ट में जाते हो तो आपको अस्थमा का अटैक हो सकता है। आप स्मोकर के कांटेक्ट में जाते हो तो आपको अस्थमा का अटैक हो सकता है। मैं बोल रहा हूं अटैक हो सकता है, डजंट मीन कि ये अस्थमा कॉज करते हैं। जिसको ऑलरेडी अस्थमा है उसकी प्रॉब्लम को ये बढ़ा सकते हैं। तो ये अस्थमा के अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस हो गए। अब मैंने जैसे कहा था अस्थमा के 2 फेजेस होते हैं, तो हमको कैसे ध्यान रखना पड़ेगा। एक फेज में तो जो डायमीटर है वो छोटा हो ही गया, ये डायमीटर पूरे सकरे हो गए, तो फाइनली हमारे बच्चे इतना सा डायमीटर, इसी डायमीटर से हमको O2 और CO2 को लेके जाना होगा। दूसरे फेज में क्या होते हैं, यहाँ पे जब आप इन्फ्लेम देखोगे तो यहाँ पे हमारे गॉबलेट सेल होते हैं। गॉबलेट सेल कैसे होते हैं, गॉबलेट मतलब होता है प्याला, तो यहाँ पे प्याले के शेप में इस तरीके से सेल होंगे। आपको मैं दोबारा डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये गॉबलेट सेल होते हैं, कटोरे नुमा, प्याला नुमा। गॉबलेट मतलब तो प्याला ही होता है। आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी होगी, गॉबलेट ऑफ फायर। इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस का सीक्रेट करना इनकी प्रॉपर्टी है। और म्यूकस होता कैसा है, ये स्टिकी सब्सटेंस है, ये विस्कस सब्सटेंस है और ये स्टिकी सब्सटेंस है। तो ये चिपचिपे सब्सटेंस आगे जब निकलने लगेंगे तो पूरा जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। कैसे समझा जाए इसको शहरी लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। बचपन को जरा याद करिएगा, अगर आपने ये गेम खेला होगा तो। हमने अपने बचपन में बहुत कुछ खेला था। हम बचपन में जब गांव में, शहर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ करता था, पुल वगैरह बना करता था, तो उसमें इस तरह के ढोल रखे होते थे। ढोल मतलब समझिए कि एक बड़ा सीमेंट का पाइप जो सीवरेज के लिए यूज होता है। तो उसको मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इस तरीके से 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन पाया तो इस तरीके से उसका जो डायमीटर होता था, गोलाई। अब इसमें बच्चे क्या क्या करते थे, इसमें बच्चे एक साइड से एंटर करते, इस तरीके से एंटर करते और दूसरी साइड से इस तरह से निकल जाया करते थे। फिर इधर से निकलते, फिर उधर जाते। तो ये उनका जो गेम होने का, खेलने का तरीका हुआ करता था। जब बरसात में देखा जाए, यही जगह अगर गर्मी की सिचुएशन की थी तो नॉर्मल प्रॉब्लम कोई नहीं था, मूवमेंट आराम से हो सकता था। लेकिन बरसात में देखते थे तो जो बाहर के डस्ट थे, मड थे, वो इसके अंदर पेनिट्रेट करते थे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डस्ट जो कि पानी के कांटेक्ट में आने पे मड बन जाते थे, या इसमें कुछ और भी इम्प्योरिटीज जो थी वो आ जाती थी और पानी इसमें भर जाता था। तो अब यहाँ पे इमेजिन करिए कि ये जो पूरे येलो डॉट आपको दिख रहे हैं, ये पूरा मड से भरा पड़ा है। तो इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो इसी तरीके से डस्ट, पानी, मड और भी इम्प्योरिटीज से भरा पड़ा है। अब ये देखिए पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो इसमें जो व्यक्ति पहले मूव कर सकता था, मैं इसको येलो में ही कंटिन्यू करता हूं, तो जो पहले व्यक्ति यहाँ पे मूव कर सकते थे और रिटर्न इस पे घूम के करके वापस आते थे, क्या इस डिफिकल्टी के बाद इतने से जगह पे, जो कि आप मेरे डायग्राम पे देख रहे हैं एरो का बनाते हुए, इतने से जगह में इनको मूव कर पाना पॉसिबल होगा? नहीं ना। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम साथ में हो रही है। एक तो देखिए इसका जो डायमीटर है दिस वन, वो कितना आधा हो गया, आधा से भी कम हो गया। तो डायमीटर यहाँ पे कम होने लगे। डायमीटर मतलब आपका समझ में आ गया कि जो चौड़ाई थी वो कम होने लगे। तो डायमीटर एक तो कम हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस आर द एक्सेसिव म्यूकस जो बनने लगे हैं। तो ये म्यूकस का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से चिपचिपापन हो गया। ये सेकेंड स्टेप में आते हैं। तो दीज आर द म्यूकस। तो डायमीटर छोटा हुआ, म्यूकस ज्यादा हुआ। हमारे जो ड्रग हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वो एक तरीका है कि इसके कॉन्स्ट्रिक्शन को कम कर दिया जाए, ब्रोंकोडाइलेटर बना दिया जाए। दूसरा म्यूकस को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दे दिया जाए। तीसरा क्या करते हैं कि ये उन सब्सटेंस को रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं IgE, जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको कम कर देते हैं। और मास सेल जो निकल रहा है हिस्टामिन डीग्रेनुलेट होने की वजह से, इसको स्टेबल कर देते हैं। तो इसको स्टेबलाइज कर देंगे तो वो निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो फिर इसका जो रेस्पेक्टिव रिसेप्टर उस पर बाइंड होगा नहीं। पूरा प्रोसेस को समझेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये जो मास सेल से हिस्टामिन निकला है,
ये कुछ इस तरीके से H1 हिस्टामिन है, क्योंकि हिस्टामिन के दो टाइप होते हैं, H1 और H2। H1 आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि H2 आपके पेट में एसिड के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये H1 को थोड़ा देर के लिए मैं गोल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये H1 आगे जाकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर, जिसको हम लोग हिस्टामिन रिसेप्टर बोलते हैं, इस पे जाकर के इस तरीके से बाइंड हो जाता है। जब ये अपने साथ बाइंड हो जाएगा तो इसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पूरा। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ड्रग तो नहीं, बट यहाँ पे सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है। सिग्नल मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो आप वो H1 है, ये आपका रेस्पेक्टिव रिसेप्टर है। तो यहाँ पे दोनों पूरा होने के तो बायोलॉजिकल एक्शन होगी, और बायोलॉजिकल एक्शन के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, एलर्जिक रिस्पॉन्स, म्यूकस का प्रोडक्शन, ये सब चीजें हो रही हैं। तो हमारा जो आज का ड्रग है डेरिफाइलिन, ये आपके इसी ब्रोंकिया के कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलैक्स करके ब्रोंकोडायलेटर की तरह से काम करता है और आपको अस्थमा से रिलीफ देता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो प्रेजेंटेशन है और एक्सप्लेनेशन डायग्राम पीडीएफ में जो हमने समझाया था वो आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो अस्थमा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहें तो अस्थमा का मेमोनिक्स भी देख सकते हैं, जिसको मैंने आपको पीडीएफ के रूप में समझाया था। दोनों चीजें आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। सब कुछ सर्च करने के बाद लास्ट में सोशल फार्मेसी जरूर लिख दें, ताकि इजीली आपको आंसर मिल सके। आप चाहें तो हमारा ऐप सोशल फार्मेसी का डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद कंप्लीट फार्माकोलॉजी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरे फार्माकोलॉजी के मटेरियल, वीडियोस, पीडीएफ, एमसीक्यूज, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।